नमस्ते। आज बात करते हैं भारतीय संविधान की आत्मा की, यानी उन अधिकारों की जो हमें सिर्फ एक नागरिक नहीं बल्कि एक आज़ाद इंसान बनाते हैं। तो चलिए संविधान के पार्ट 3 यानी आर्टिकल 12 से 35 तक के इस बहुत ज़रूरी सफ़र पर चलते हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कहते हैं। अक्सर हमें लगता है, अरे ये सब तो बस कानून की मोटी मोटी किताबों की बातें हैं, वकीलों के काम की चीजें हैं। पर सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये वो बेसिक रूल्स हैं जो सरकार की पावर और हम जैसे आम लोगों की आज़ादी के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई ये अधिकार आए कहाँ से, इनका असली मकसद क्या है। चलिए इस सेक्शन में यही समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कानून की धाराएं नहीं हैं, इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मतलब हमारे अधिकारों का एक महान चार्टर। अच्छा, अब इन अधिकारों की कुछ खासियतें हैं जो इन्हें बहुत पावरफुल बनाती हैं। इनकी प्रेरणा ली गई है अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से, और सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार इन्हें हमसे छीनने की कोशिश करे ना, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। पर हाँ, एक बात याद रखनी होगी, ये अनलिमिटेड नहीं है। मान लीजिए देश में इमरजेंसी लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 20 और 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर बाकी राइट्स को टेम्परेरीली सस्पेंड किया जा सकता है। तो आज की तारीख में हमारे पास कौन कौन से अधिकार हैं? चलिए गिनते हैं। संविधान हमें 6 तरह की गारंटी देता है। सबसे पहला, कानून के सामने बराबरी। दूसरा, अपनी बात कहने और कहीं भी आने जाने की आज़ादी। तीसरा, किसी भी तरह के शोषण से सुरक्षा। चौथा, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता। पांचवा, अपनी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और छठा, जो कि सबसे जरूरी है, इन सारे अधिकारों को बचाने के लिए सीधे कोर्ट जाने का हक। यहाँ एक मजेदार बात बताता हूँ। क्या आपको पता है कि पहले 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे? तो फिर ये 7वां अधिकार गया कहाँ? वो था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार। हुआ ये कि ये अधिकार सरकार के जमीनी सुधार जैसे सामाजिक कामों के आड़े आ रहा था, तो 1978 में 44 अमेंडमेंट के जरिए इसे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से ही हटा दिया गया। आज भी ये आर्टिकल 301 के तहत एक लीगल राइट है, पर फंडामेंटल राइट नहीं। ठीक है, अधिकार तो मिल गए, पर ये अधिकार किसके खिलाफ हैं और इन्हें लागू कौन कराएगा? चलिए अब उन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को समझते हैं जो इन सवालों का जवाब देते हैं और एक तरह से इस पूरे सिस्टम की नींव हैं। यहाँ पर ना 2 बड़े कमाल के इंतजाम हैं। आर्टिकल 12 ये क्या करता है, ये स्टेट यानी सरकार की परिभाषा को बहुत बड़ा कर देता है। मतलब इसमें पार्लियामेंट से लेकर आपके गांव की पंचायत और तो और LIC जैसी सरकारी कंपनियां तक शामिल हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों किया गया? ताकि कोई भी ये कहकर बच न पाए कि भाई हम पर फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं होते। और फिर आता है आर्टिकल 13, जो हमारी अदालतों को एक तरह की सुपर पावर देता है, जिसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाए जो इन अधिकारों को कम करता हो, तो कोर्ट उसे खत्म कर सकती है, रद्द कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं उस अधिकार की जो हमारे डेमोक्रेसी की, हमारे लोकतंत्र की पहली शर्त है, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 तक यही एक अधिकार है जो हमारे समाज की नींव को मजबूत बनाता है। देखिए, आर्टिकल 14 में ना समानता के 2 बड़े जबरदस्त पहलू छिपे हैं। पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो हमने यूके से लिया है। इसका सिंपल सा मतलब है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, प्रधानमंत्री हो या एक आम इंसान, कानून सबके लिए एक है। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये कॉन्सेप्ट अमेरिका से आया है। ये कहता है कि एक जैसी सिचुएशन वाले लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव करो। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक 100 मीटर की रेस हो रही है। क्या एक फिट एथलीट और एक दिव्यांग व्यक्ति दोनों को एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ाना सही होगा? नहीं ना। असली समानता का मतलब है जरूरत के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट देना, ताकि नतीजा सबके लिए फेयर हो। और इसी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश में क्या है? बिल्कुल सही, आरक्षण नीति। इसकी कहानी शुरू होती है 1953 के काका कालेलकर कमीशन से। लेकिन असली मोड़ आया 1979 में, जब मंडल कमीशन ने OBC के लिए 27% रिजर्वेशन की सिफारिश की। फिर 1990 में जब VP सिंह सरकार ने इसे लागू कर दिया, तो समझिए पूरे देश में एक बहुत बड़ी सामाजिक और राजनीतिक बहस छिड़ गई। और इस पूरी बहस का समाधान निकला 1992 में सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क केस में, इंदिरा साहनी केस।
तो इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की। कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को सही माना, लेकिन साथ ही एक कैप भी लगा दिया कि टोटल रिजर्वेशन किसी भी हाल में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि मेरिट पर असर ना पड़े। और एक और बहुत जरूरी चीज, कोर्ट ने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब पिछड़े वर्गों में भी जो लोग अब आर्थिक और सामाजिक तौर पर काफी मजबूत हो चुके हैं, उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए, ताकि इसका फायदा उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सच में सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, समानता का मतलब सिर्फ मौके देना ही नहीं होता, बल्कि सदियों से जो सामाजिक बुराइयां चली आ रही हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना भी होता है। इसी सोच के साथ बनाया गया है आर्टिकल 17, जो छुआछूत या अनटचेबिलिटी जैसी अमानवीय प्रथा को पूरी तरह खत्म करता है और इसे एक सजा के लायक अपराध बनाता है। और इसी तरह आर्टिकल 18 है, जो राजा, महाराजा, राय बहादुर जैसी उपाधियों को खत्म करता है। क्यों? ताकि जन्म के आधार पर कोई किसी से बड़ा या छोटा ना हो। तो अगर समानता हमारे लोकतंत्र की नींव है, तो आजादी यकीनन उसकी धड़कन है। तो चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 19 से 22 में दी गई उन आजादियों की जो हमें खुलकर जीने का हक देती हैं। आर्टिकल 19 तो समझिए हमारी पर्सनल आज़ादी का एक खजाना है। जरा सोचिए, ये हमें क्या क्या करने की पावर देता है। अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होकर विरोध करने की आज़ादी, एसोसिएशन या यूनियन बनाने की आज़ादी, देश के किसी भी कोने में घूमने फिरने और बस जाने की आज़ादी, और अपनी मर्जी का कोई भी काम या बिजनेस करने की आज़ादी। यही 6 आज़ादियां हैं जो हमें एक एक्टिव, एक जिम्मेदार नागरिक बनाती हैं। और आज के डिजिटल ज़माने में तो ये आज़ादियां और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं, है ना? अच्छी बात यह है कि हमारी अदालतों ने भी इस बात को समझा है। जैसे 2015 का श्रेया सिंगल केस याद कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को ही खत्म कर दिया, जो ऑनलाइन कुछ भी आपत्तिजनक लिखने पर पुलिस को गिरफ्तार करने की खुली छूट देता था। और फिर 2020 में अनुराधा भसीन केस में कोर्ट ने एक और कमाल की बात कही कि इंटरनेट तक हमारी पहुंच भी हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है, और सरकार जब चाहे जैसे चाहे इंटरनेट बंद नहीं कर सकती। अच्छा, आज़ादी का मतलब सिर्फ हम आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जिन पर कोई इल्ज़ाम लगा है। आर्टिकल 20 किसी भी आरोपी को 3 बहुत बड़े सुरक्षा कवच देता है। पहला, आपको किसी ऐसे काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो उस वक्त अपराध था ही नहीं जब आपने वो किया। दूसरा, एक ही गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। और तीसरा, जो बहुत ज़रूरी है, आपको कोई भी अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये तीनों चीज़ें एक फेयर ट्रायल की गारंटी हैं। अब हम आते हैं उस आर्टिकल पर जिसे सच में इन सभी अधिकारों का दिल कहा जा सकता है। ये है आर्टिकल 21, एक ऐसा आर्टिकल जिसका दायरा हमारी अदालतों की वजह से समय के साथ लगातार बढ़ता ही गया है। इस आर्टिकल की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। शुरू में 1950 के ए.के. गोपालन केस में कोर्ट का नजरिया थोड़ा संकरा था। उनका मानना था कि अगर किसी को कानून के हिसाब से पकड़ा गया है तो बस बात खत्म। लेकिन फिर आया 1978 का मेनका गांधी केस, और इसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि सिर्फ कानून का होना काफी नहीं है, वो कानून फेयर, जस्ट और रीजनेबल यानी निष्पक्ष और तर्कसंगत भी होना चाहिए। ये एक जबरदस्त बदलाव था, और ये सफर यहीं नहीं रुका। 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार हमारे जीवन के अधिकार का ही एक अटूट हिस्सा है। तो आप इस पेड़ को देखिए। आज आर्टिकल 21 सिर्फ सांस लेने या जिंदा रहने का अधिकार नहीं रह गया है, इसकी शाखाएं बहुत फैल चुकी हैं। इसमें अब राइट टू प्राइवेसी भी है, साफ हवा और पानी का अधिकार भी है, स्पीडी ट्रायल यानी जल्दी न्याय पाने का अधिकार भी है, और हाँ, शिक्षा का अधिकार भी इसी से जुड़ा है। बिल्कुल, एक सम्मानजनक जिंदगी शिक्षा के बिना तो अधूरी ही है। इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए साल 2002 में संविधान में 86वां संशोधन किया गया और एक नया आर्टिकल 21A जोड़ा गया। ये 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा का फंडामेंटल राइट देता है। एक आज़ाद और बराबर समाज का सपना तब तक अधूरा है जब तक हम शोषण को जड़ से खत्म न कर दें, और हमारे संविधान का अगला हिस्सा इसी इंसानी गरिमा की रक्षा करने के लिए है। इसके लिए हमारे पास 2 बहुत मजबूत ढाल हैं। आर्टिकल 23 जो इंसानों की खरीद फरोख्त यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बंधुआ मजदूरी या बेगार पर पूरी तरह से पाबंदी लगाता है,
और फिर है आर्टिकल 24 जो हमारे बच्चों के भविष्य को बचाता है। ये साफ कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को फैक्ट्री, खदान या किसी भी खतरनाक काम पर नहीं लगाया जा सकता। ये उनके बचपन को बचाने की गारंटी है। तो हमने इन अधिकारों के पास्ट और प्रेजेंट को तो अच्छे से समझ लिया, पर भविष्य का क्या? मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज हम एआई और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के ज़माने में जी रहे हैं, जहाँ तकनीक सीधे हमारे दिमाग तक पहुँच रही है। तो क्या हमारा 20वीं सदी में लिखा गया संविधान हमारी 21वीं सदी की न्यूरल प्राइवेसी, यानी हमारे खुद के विचारों और दिमाग की प्राइवेसी को बचा पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर सोचिएगा ज़रूर।